गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 11th मैथ की क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी आपको बहुत दिन से ज़रूरत थी। क्योंकि देखो, उस चैप्टर का नाम पहले बता देता हूँ, फिर बताता हूँ उसकी ज़रूरत क्यों थी आपको। उस चैप्टर का नाम है क्रमिक संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो पहले मैं क्रमिक संख्या पर विचार करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम है क्रमिक संख्याएं। क्या नाम है? क्रमिक संख्याएं। समिश्र संख्याएं। क्रमिक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्रमिक संख्याएं। ठीक, तो ये ज़रूरत इसकी कहाँ पड़ती है पहले आप समझो। जैसे देखो, आप लोग कक्षा 10 में पढ़े द्विघात समीकरण, कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे द्विघात समीकरण। आपने द्विघात समीकरण तो पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी द्विघात समीकरण होते हैं जिनको हल आप लोग नहीं कर सकते थे। अब कहोगे ऐसा तो कोई मिला ही नहीं। हाँ, इसलिए नहीं मिला क्योंकि ऐसे समीकरण सेट नहीं किए गए। आपकी किताब में, आपके सिलेबस में उस प्रकार के समीकरण सेट नहीं किए गए, इसलिए नहीं मिले। अन्यथा जैसे आप लोगों ने वर्गमूल पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? अब कहोगे सर जी मैंने तो सभी संख्याओं का हमने वर्गमूल मैंने निकाल लिया। हमने कहा ना, आप अभी नहीं निकाल पाए हो। अभी कुछ ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल आपको नहीं पढ़ा गया है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं सर जी 8 में वर्गमूल था, हमने दशमलव संख्या, समस्त संख्याओं का वर्गमूल निकाल लिया था। मैंने कहा भैया -1 का वर्गमूल आपको क्या पढ़ा गया था? क्या -2 का वर्गमूल पढ़ा गया था? क्या किसी ऋणात्मक संख्या का आपको वर्गमूल बताया गया क्या? तो किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल आपको नहीं पढ़ा गया है। आपने केवल धनात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल पढ़ा है, या एक ही ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल आपने पढ़ा है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, ऋणोत्तर मतलब ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़कर आपने सभी संख्याओं का वर्गमूल पढ़ा है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा समझिए, क्योंकि आज की क्लास देखो थ्योरेटिकल है भाई, सब कुछ लिखवा नहीं सकता, मैं थ्योरी बोल सकता हूँ। आप मेरे लेक्चर को सुनिएगा, लेक्चर सुनना ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा कि कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होते हैं जिन्हें हल कर पाना संभव नहीं है। जैसे अब कहोगे आप सर जी ये कैसे द्विघात समीकरण, जैसे मैं कह दूँ x² + 1 = 0। अब आप इसको हल करोगे तो आप हल करोगे, हो जाएगा x² बराबर ये +1 इधर जाएगा -1। अब मैं कहूँगा दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लो। जब वर्गमूल लोगे तो इसका x² का वर्गमूल तो x हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या होगा? रूट के अंदर -1। अब बताओ, अब आप तब तक नहीं हल कर सकते हो जब तक -1 का वर्गमूल नहीं निकालना जानते हो। -1 का वर्गमूल आप न जानते हो तो कैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। अब समस्या आ गई यहीं पर, क्योंकि यहीं +1 आया होता तब तो हम बता देते +-1 होगा, लेकिन आ गया -1। ऐसे ही मान लो कोई समीकरण हो जाए x² + 8 = 0, ते भी हो जाएगा x² बराबर -8। अब वर्गमूल निकालोगे, x बराबर रूट के अंदर -8। अब बताओ कहाँ से निकाल लोगे? तो इस समस्या को दूर करने के लिए, बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए एक गणितज्ञ जिनका नाम था यूलर। क्या नाम था? यूलर। यूलर महोदय ने, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारे गणित में, इस समस्या को दूर किसने किया? उस गणितज्ञ का नाम है यूलर। उन्होंने बताया कि इसका वर्गमूल निकाला तो नहीं जा सकता, लेकिन माना तो जा सकता है। उन्होंने क्या कर लिया? मान लिया, एक कल्पना कर लिया। क्या किया
ये कल्पना किया। एक इमेजिन माने होता है कल्पना। इमेजिन माने क्या होता है? कल्पना करना। उन्होंने इमेजिन कर लिया, कल्पना कर लिया कि भैया इसका वर्गमूल हम मान लेते हैं क्या है? आई है। और उन्होंने आई इसीलिए माना कि आने वाली पीढ़ी को ये बातें पता चलती रहे कि एक कैसी संख्या है, एक इमेजिन संख्या है, इमेजिन की गई संख्या है, मतलब काल्पनिक संख्या है। ये होता नहीं है कि कोई कहते -6 का वर्गमूल गुरुजी आई ही होता है ना, ऐसा नहीं। ये एक इमेजिन है, क्योंकि निकाला तो जा ही नहीं सकता, कोई वास्तविक संख्या नहीं होगी। और जो संख्या वास्तविक नहीं होगी वो क्या होगी? काल्पनिक होगी। मतलब कल्पना कर लिया उन्होंने। क्या मान लिया कि √-1 किसके बराबर होता है? आई को। इन्होंने इस आई को किस नाम से संसार में किस नाम से विख्यात किया? इन्होंने बताया कि भैया आई को आप लोग आई ना पढ़ना, बल्कि पढ़ना क्या? आयोटा। क्या नाम बताया इन्होंने? आयोटा। उन्होंने यूलर ने बताया कि √-1 बराबर आपको लेना क्या है? आई कल्पना कर लेना है। उन्होंने आई कल्पना किया। उन्होंने किया, देखो मैं इसलिए मैं नहीं करूँगा, मैंने किया। ये बात किसने बताया? यूलर ने बताया। गणितज्ञ का नाम है यूलर। इन्होंने क्या बताया कि √-1 बराबर क्या होता है? होता नहीं है। इन्होंने ऐसी कल्पना कर लिया कि मान लिया कि √-1 बराबर आई है। इन्होंने कल्पना कर लिया। इस आई को नाम क्या दे दिया? आयोटा। क्या बताया? आयोटा। जैसे ही इन्होंने √-1 बराबर आई दिया बेटा, सभी ऋणात्मक संख्याओं को वर्गमूल निकलना प्रारंभ हो गया। तो सभी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल जब निकलेगा तो आई के ही पदों में निकला। तो इसलिए सभी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल सदैव क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है। क्या होता है? एक काल्पनिक संख्या होता है। तो अब बात आई श्रमिष्ठ संख्या क्या होती है? सर जी आप कहोगे सर जी आप तो काल्पनिक संख्या बताने लगे, हेडिंग बनाए हैं श्रमिष्ठ संख्या। तो श्रमिष्ठ संख्या वह संख्या होती है, एक ऐसी संख्या जिसका एक भाग वास्तविक हो और दूसरा भाग काल्पनिक हो, उसे श्रमिष्ठ संख्या कहते हैं। मतलब एक ऐसी संख्या, एक ऐसी नंबर जिसका एक भाग वास्तविक हो और दूसरा भाग क्या हो? काल्पनिक हो। एक भाग रियल हो, दूसरा भाग क्या हो? ऐसे लिख दो, एक भाग रियल हो, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एक भाग वास्तविक हो। देखो दोनों, जैसे मैं लिख दूँ कोई संख्या, मान लो लिख दिया 2 + 3i, 2 + 3i। अब ये जो 2 है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे रियल पार्ट। रियल पार्ट, ये क्या है? रियल पार्ट है। इसका रियल पार्ट 2 है। आई का गुणांक जो है क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। तो रियल पार्ट ये वास्तविक भाग है और ये वाला भाग क्या है बेटा? आई का गुणांक मतलब एक काल्पनिक भाग है, जिसमें वास्तविक भाग 2 है जबकि काल्पनिक भाग 3 आई है ना। तो श्रमिष्ठ संख्या, इस संयोजन को हम क्या बोलेंगे? श्रमिष्ठ संख्या। श्रमिष्ठ संख्या क्या होती है? एक ऐसा संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक होता है, उसे श्रमिष्ठ संख्या कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका एक भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक होता है। कायदे सुन लीजिए जिससे आप लोग अपने से लिख सको। श्रमिष्ठ संख्या की परिभाषा होगी एक ऐसा संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक होता है, उसे श्रमिष्ठ संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्रमिष्ठ संख्या या श्रमिष्ठ संख्याएं कहते हैं। आई बात समझ में? अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं सिर्फ इतना बता दो कि ऋणात्मक संख्याओं को वर्गमूल ही काल्पनिक संख्या होता है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ही काल्पनिक संख्या होता है। अगर बहुत डिटेल से लिखना है तो मैं आपको बोल दूं, ये बात लिख देना है कि द्विघात समीकरण को हल करते समय कुछ ऐसी समस्याएं आई जिनका हल ज्ञात करना संभव नहीं था। जिनका हल ज्ञात करना संभव नहीं था। जैसे x² + 1 = 0 या x² + 8 = 0 या x² + 10 = 0 इत्यादि को हल करते समय हमें x = √1 या x = √8 मिला।
इस समस्या को दूर करने के लिए यूलर ने √-1 बराबर आई मान लिया। क्या किया? मान लिया या कल्पना कर लिया। उन्होंने आई को आयोटा नाम दिया। आई को क्या नाम दिया? आयोटा नाम दिया। तो हमें क्या पता चल गया कि √-1 बराबर आई माना गया है, न कि होता है। क्या हुआ बता गया मैंने, क्या बता कि √-1 बराबर आई माना गया है, न कि होता है। ठीक, अब माना गया है मतलब कल्पना की गई है। जो संख्या कल्पना द्वारा मिले वो क्या होगी? काल्पनिक संख्या। भाई आप समझ रहे हो नहीं? वही क्या है? काल्पनिक संख्या। जैसे देखो कल्पना और वास्तविकता में अंतर है। जैसे आप वास्तव में आगे चलकर डीएम बन जाओ तो डीएम हुए। अब खेल कूद में जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, कहते हैं आप तुम दरोगा बन गए, तुम चोर बन गए, तो ये काल्पनिक दरोगा हुए ना। क्या वास्तव में वो दरोगा बन गए? क्या उस दरोगा का कोई महत्व है क्या? कहीं थाने पे जाए अब बोल दे मैं भी एक दरोगा हूँ, कहीं कैसे? कहेंगे पर्ची जो चोर सिपाही वाली पर्ची थी वो पर्ची मुझे दरोगा मिली है तो मैं दरोगा हुआ। बताओ क्या उसको दरोगा माना जाएगा? मार कर भगा दिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो काल्पनिक है। काल्पनिक बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए काल्पनिक संख्या मैं पढ़ाता हूँ। वे संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं की तुलना भी नहीं किया जा सकता कि कौन बड़ी है कौन छोटी। जैसे दो लोगों ने तुलना कर लिया। अब दो बच्चे हैं, मान लो ए और बी, दो बच्चे हैं। ए ने कल्पना किया कि मैं पूरे संसार का मालिक हो गया हूँ। अभी ने कल्पना किया कि मैं तो एक जिले का ही मालिक हूँ। तो बताओ कौन बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया? अब आप कहोगे वो वाला ज़्यादा बड़ा है जो पूरे संसार का मालिक है। तो कौनों नहीं बड़े हैं इसमें, क्योंकि दोनों की मात्र कल्पना ही है। कल्पना का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए इन संख्याओं की कभी तुलना नहीं किया जा सकता। याद कर लीजिए, इन श्रमिक संख्याओं की कभी तुलना नहीं किया जा सकता। इनमें कोई बड़ी या छोटी नहीं होती है। अगर कहीं लिखा हो 4 ऑप्शन, ये भी पूछता है, आप लोग जान लीजिए कंपटीशन लेवल का सवाल है, कहीं कहीं पूछ लेता है। क्या पूछता है बच्चों? ये देख लो, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि 3 + 2i और 1 + 2i में कौन संख्या बड़ी है ना? कौन बड़ी है? या ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन लगा देगा, ए बी, ए सी में दे दिया 2i और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन। अब दे दिया इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब बोल दिया इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नन, क्योंकि इसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। बात जानते रहो, कंपटीशन लेवल का सवाल है। लेकिन ऐसी में अगर मार्ड लगा दे तब खतरनाक हो जाएगा। तब तुलना किया जा सकता है। तब मापांक परिमाण की बात करेगा तो मापांक हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी तो मापांक पढ़ाया नहीं हूँ तो वहाँ चर्चा करूँगा, बताऊँगा। अगर इस रूप में है तो चूंकि काल्पनिक संख्या, ये भी तो काल्पनिक संख्या से ही बनी हुई संख्या है, वास्तविक संख्या श्रमिक संख्या, इसलिए इसकी तुलना नहीं किया जा सकता। बात समझ गए कि नहीं? अब देखो होता क्या है, मैं कुछ आपको इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। अभी मैंने बताया √-1 बराबर आई। क्या बताया? √-1 बराबर क्या बताया? आई बताया। ये मैंने क्या बताया? यूलर ने बताया था। यूलर ने कल्पना किया था कि √-1 बराबर क्या होता है? आई। अब अगर हम आई का स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों को वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग कर दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √-1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बेटा आई का स्क्वायर। तो इसका वर्ग करें, करनी हट जाएगी। -1 बराबर क्या हो गया? आई स्क्वायर। बोलो। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आई स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। अब दोनों पक्षों में आई से गुणा कर दूं, इसके दोनों पक्षों में क्या कर दो? दोनों पक्षों में आई से गुणा करने पर
जब दोनों पक्षों में आई से गुणा करोगे -1 इंटू आई बराबर आई स्क्वायर इंटू आई, ये माइनस आई हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा आई क्यूब, क्या हो जाएगा 2 1 3 घात हो जाएगी ना। तो यहाँ से मिल गया कि आई क्यूब बराबर क्या होता है माइनस आई है, सॉरी क्या है बेटा, आई क्यूब बराबर होता है, देखो यहाँ क्या है माइनस आई। अब ऐसे अगर इसके मैं दोनों पक्षों में आई से गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा, फिर से आई से दोनों पक्षों में गुणा करूं तो आई क्यूब में मैं आई से गुणा कर दिया, ये बराबर क्या हो गया माइनस आई में भी आई से गुणा कर दिया, तो आई की 4 घात का मान हो गया, ये माइनस आई में आई गुणा क्या हो गया आई स्क्वायर, आई की 4 घात बराबर माइनस आई स्क्वायर का मान -1, ये आई की 4 घात बराबर माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ एक बात पता चल गई कि आई की 4 घात का मान 1 होता है, आई पर अगर घात 4 हो तब मान 1 होगा, तो आई पर कितनी कितनी घात होगी तो मान इसका 1 होगा, आई पे 4 घात हो तो मान 1 होगा, फिर आई पे 8 घात हो तो भी मान 1 हो जाएगा, आई पे 12 घात हो तो भी मान 1 होगा, मतलब 4 का जब भी गुणज होगा तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। मतलब यहाँ पर आपने एक बात देखा, अगर कायदे से इन सभी बातों को देखो तो यहाँ आई पे 1 घात है, जब भी आई पर सम घात है तो इसका मान एक वास्तविक संख्या मिल रहा है। कैसी घातें हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक घातें हैं, आई पर घात भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, आई पर घात भिन्नात्मक नहीं परिभाषित है, आई पे घात पूर्णांक संख्या ही होगी, ऋणात्मक पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक भी घात हो सकते हुए बताऊंगा। आई पर यहां जितने घात मैं लिया हूं सबके सब धनात्मक पूर्णांक लिया हूं। जब आई पर इवन पावर है, जब आई पर कैसी घात है सम घात है, तो इसका मान एक वास्तविक संख्या मिल रहा है, रियल नंबर। कायदे से देख लो कहां कहां, आप कहोगे सर जी ये कहां, भैया आई पे 2 घात है, मान कितना मिला -1, ये क्या है एक वास्तविक संख्या है। आई पे 4 घात हुआ कितना मिला +1, ये भी एक वास्तविक संख्या है। लेकिन जैसे ही आई पर विषम घात बन रही है, इसका मान एक काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। 3 घात माइनस आई, 1 घात ये भी आई खुद ही है, ऐसे 5 घात करोगे, 5 घात का मान क्या हो जाएगा केवल आई हो जाएगा। करके दिखाएं और आगे प्रोसेस, चाहे जितना घात करोगे देख लो। तो यहां पर आपको समझ में आया जब आई पर सम घात है तो उसका मान एक वास्तविक संख्या होता है, जब आई पर विषम घात है तो उसका मान क्या होता है एक काल्पनिक संख्या होता है। देखिए और आई पर घातों को चेक करते हैं। आप पहले सीखिए आई पे घातों को। जैसे मैं आई पर घात लगा दूं, मैं कह दूं आई पे 10 घात का मान कितना होगा, आई पर घात 10 है, इसका मान निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे आई पर 10 घात को लिखोगे 4 गुणित 2 प्लस 2। बोलो भाई 10 ही है कि नहीं, 4 दूनी 8 2, कोई गड़बड़ लिखा हूं तो बता दो। आई पे 10 घात को पहले 10 को मेंटेन मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, आई घात 4, 4 गुणित 2, 4 दूना 8 प्लस 2 10। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो घात कब जुड़ती है गुणा करते समय, घात कब जुड़ती है गुणा करते समय, तो आई पे घात हो जाएगा 4 गुणित 2 इंटू आई पे घात क्या हो जाएगा 2। जब आधार समान हो तो गुणा करते समय घातों को क्या कर दिया जाता है, देखो यहाँ भी दोनों का आधार आई ही है तो घातें जुड़ जाएंगी, 4 दूना 8 में 2 जोड़ोगे 10। अब इस आई के 4 घात, घात पर भी घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, इंटू आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। अभी बता आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई के 4 घात का मान होता है +1। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और यहाँ क्या है -1, इसका गुणा करो क्या आएगा -1,
आई के घात 10 का मान कितना आएगा? माइनस। ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा। बोल देगा आई पे घात माइनस, अरे यार पहले प्लस वाला सिखा रहे हैं, अभी माइनस वाला भी हम बताएंगे। अभी माइनस वाला थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अगर आई पे घात आ गया 101 का मान कितना होगा? आई पे घात 101 का मान कितना होगा? कुछ नहीं, अब एक बात तुम लोग, एक फार्मूला तुमको बता दूं, सब गया, सब छोड़ दो, किसी मतलब नहीं। बस एक बात समझ लो, हम आपको एक शानदार, हम इसी से एक ट्रिक निकाल देते हैं। जब आई पे घात 1 तो केवल आई के ही बराबर है, आई पे घात 2 तो क्या है? -1, आई पे घात 3 तो क्या है? -i, आई पे घात 4 तो क्या है? 1। अगर आई पर कभी भी 4n + 1 पावर हो तो इसका मान होगा केवल i। अगर आई पर 4n + 2 इस प्रकार की घात हो तो इसका मान होगा -1। आई पर घात 4n + 3 प्रकार की हो तो इसका मान कितना होगा? -i। और आई पे घात केवल 4n हो, शेषफल क्या हो जाए? 0, तो इसका मान होता है +1। ये 4 बातों को अगर ध्यान दे लो तो आपको परीक्षा में कोई भी सवाल ऐसे उड़ा दोगे। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बात समझिए। अगर घात में 4 से भाग देने पर ये पावर n हो, आई पे कोई भी घात हो, उसमें 4 से भाग देने पर एक शेष बचे तो मान i होता है। अगर 2 शेष बच जाए तो -1 होगा, क्योंकि i² का मान -1। और 3 शेष बच जाए तो मान -i होगा, और कुछ न शेष बचे तो मान 1 होगा। क्योंकि 4 शेष थोड़ी बचेगा, 4 से भाग ही दोगे, 4 कभी जिंदगी में शेष नहीं बचता है। हाँ, यही तो होता है। तो देखो, अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी कितनी बड़ी संख्या, अब यहाँ 101 को ले लो, 101 में तुम 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, ये हो जाएगा 21, 4 पंचे 20, कितना बचा? शेष 1, तो इसका मान कितना होगा? i होगा। कहानी खत्म, बस हो गया। थोड़ा रफ कार्य कर लेना है। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ सारी चीज़ें समझ लीजिए, और आपको लिखना भी है, ठीक। अब मैं क्या बता रहा हूँ फिर से समझिए। अगर यही आई पर घात, मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन, आई पे घात मान लो एक बहुत बड़ी संख्या बना दिया, 578 दे दिया, चलो अब बताओ इसका मान कितना होगा? तो कुछ नहीं, बस 4 से इसको भाग दो, 4 × 4 17, 4 × 16 1 18, 4 × 16 बचा कितना? 2, मान कितना होगा? -1। अरे भाई इसमें भाग दो ना, 578 में आप 4 से भाग दे दो, बस 5 × 5 बचा 1 17, 4 चौके 16 बचा 1 18, 4 चौके 16, शेष कितना बचा? 2। अब मैंने कहा अगर 2 शेष बच जाए यहाँ वाला तो क्या होगा मान? -1। ये सब कंपटीशन एग्जाम में पूछता है उठा कर सवाल ऐसे ही। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि डायरेक्ट मान हम कैसे निकालेंगे। तो वो तो बेसिक एक बार बता दिया। तो ये अगर चारों बातों को अगर आपको दिमाग में है, और शेषफल 0 बच जाए तो क्या हो जाएगा? 1। तो पहले 0 शेषफल से तैयार कर लो। अगर 4 से भाग दे, घात में 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है तो 1 मान आएगा। शेष 1 बचे तो मान i होगा, शेष 2 बचे तो -1 होगा, और शेष 3 बचे तो -i होगा। अब बात आती है अगर ऋणात्मक पूर्णांक घात होगी तब क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक घात होगी तब क्या होगा? जैसे i पे घात हो जाए -1, अब इसका मान क्या होगा? आइए हम एक एक मुद्दे पर उठा कर चर्चा करते हैं अच्छे ढंग से। अगर i पर घात -1 हो गई तब मैटर क्या होगा, तब जाने। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/i पे घात 1। ऋणात्मक घात को अगर धनात्मक घात बदलना हो तो उसको अंश से हर में या हर से अंश में ले चले जाना चाहिए। ऊपर माइनस में है तो नीचे ले जाओगे प्लस में हो जाएगा। अब 1 को अभी मैंने बताया जो 1 था, 1 किसका मान था? i के 4 घात का मान 1 था। i की 4 घात का मान 1 था। और यहाँ i पे कितनी घात है? केवल 1 घात है। भाग करते समय अगर आधार समान हो
तो घातों को घटा देते हैं, ऐसा आप लोग पढ़े हुए हैं। तो भैया इसको मैं 4 में से 1 घटा दो, आई पे कितनी घात हो गई? 3 घात। आई की 3 घात को हम लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 को लिखने की जरूरत नहीं, अब बगल में क्या लिख दो? आई। तो आई घात -1 का मान क्या होता है? -i। -1 को लिखने की जरूरत है क्या? -1 में आई गुणा करोगे -i। अब ऐसे आई पे अगर -2 घात हो गई तो इसका मान क्या होगा? समझिए, ये सब सीखो। देखो कुछ प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे, सब प्रैक्टिस की बात है और कुछ है नहीं। अब आई पे घात -2 है तो क्या होगा? इसको नीचे ले जाओ, 1/i स्क्वायर। 1 को क्या लिखोगे? आई की 4 घात, और यहाँ क्या है? आई की 2 घात। अब आई की 4 घात को लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और बटे नीचे क्या है? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर गया कट। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। अब आई पे अगर -3 घात हो तो हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 1/i की 3 घातें, नीचे लाएंगे प्लस में। अब 1 को लिखते हैं आई पर 4 घात, और यहाँ आई की 3 घात। अब इस आई की 4 घात को बनाएंगे आई एक बार इंटू आई की कितनी घात? 3 घात। यहाँ भी आई की 3 घात, इससे कैंसिल क्या बचा? आई। क्या बचा? आई बचा, केवल आई। अब आई पे अगर -4 घात हो जाए तो इसको लिखेंगे 1 नीचे आई की +4 घात। आई पे 4 घात का मान एक ही तो होता है, 1 में 1 से भाग दो, क्या हो जाएगा? तो एक बात क्लियर हो गई, आई पे अगर 4 का गुणज घात है, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो उसका मान क्या होगा? 1 ही होगा। तो अगर इसको मैं फार्मूला रूप दूं तो इसको मैं ऐसे दूंगा कि आई पर अगर -4n हो और शेष 0 आ जाए, शेष क्या हो जाए? यहाँ 0। थोड़ा से जगह कम पड़ रही है यार, चलिए मैं लिखता हूँ आई पर घात कितना हो? -4n + 0, तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। अगर यही आई पर -4n + 1, तो इसका मान कितना होगा? -i। क्या होगा? -i। ये बात समझिए, अगर आई पर घात हो, ये माइनस नहीं लगा क्या इस बार? आई पे घात हो -4n + 2, तो इसका मान क्या होगा? -1। देखो -2 पे घात क्या रहा? -1। और यही आई पर घात हो -4n + 3, तो इसका मान होगा 4n - 3 पे क्या है? आई। ये बात समझे कि नहीं? ये सब ऋणात्मक घात पे बना दिया। आप सोचोगे, देखो यहाँ आई पे घात -1, यहाँ भी देखो आई पे घात माइनस ही तो है, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? -1, तो क्या हो जाएगा? -i। तो अगर ये सब बातें यहाँ भी देखो, एक बात है, जब भी आई पर सम घात है, इवन पावर में जा रहा है, तो इसका मान वास्तविक ही है। जैसे देखो 2, शेष 2 बचे, यहाँ शेष 0, तो इसका मान वास्तविक है। विषम घात पे मान काल्पनिक है। लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? आपने ये देखा था कि उसमें क्या था? उसमें आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई घात 4 का मान क्या था? 1। इसमें भी आई घात -4 का ही मान 1 है। आई क्यूब का मान बताया था -i, जबकि इसमें क्या है? +i। जब +3 है तो -i हो रहा है, जब आई घात -3 है तो क्या हो गया? +i। आई स्क्वायर का मान -1 एकदम सही है, दोनों अवस्था में माइनस है चाहे प्लस हो। लेकिन यहाँ पर आई के घात केवल आई बता गया था, यहाँ 1 घात है, जब -1 घात है तो क्या है? -i। दोनों में आप चेंजिंग देख रहे हो कि नहीं? जब ऋणात्मक घात है तो केवल इन दोनों का मान बदला है, इसका इवन वाले का नहीं बदला है। इतना बस है। आई पर केवल पूर्णांक घातें ही ले जा सकते हैं, भिन्नात्मक घातों का अस्तित्व नहीं है। और रही बात, एक बात और जान लो, अभी समित संख्या मैं पढ़ा रहा था, समित संख्या भी थोड़ा जान लो। समित संख्याएं क्या हैं? जैसे मैं लिख दिया 2 + 3i,
2+3i, इसको तो समित संख्या कहेंगे। लेकिन अगर मैं लिख दिया केवल 2i, तब इसमें देखो वास्तविक भाग नहीं है, तो इसको कहते हैं शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध काल्पनिक संख्या जिसका वास्तविक भाग शून्य हो जाए, वो केवल काल्पनिक संख्या रह गई, तो इसको क्या कहेंगे? शुद्ध काल्पनिक संख्या। और केवल 2 लिख दूं तो ये क्या है? ये शुद्ध वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसका काल्पनिक भाग 0 है भाई। इसको ऐसे लिख सकते हो 0+2i, इसमें लिख सकते हो 0 × i। तो i का गुणांक 0 है तो शुद्ध वास्तविक संख्या हो गई, और वास्तविक भाग 0 है तो क्या है? शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। शुद्ध वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसका काल्पनिक भाग 0 हो। कोई पूछ ले कि भैया शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होती है, तो ऐसी श्रमिक संख्या जिसका काल्पनिक भाग शून्य होता है, उसे शुद्ध वास्तविक संख्या कहते हैं। शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या होती है? ऐसी श्रमिक संख्या जिसका वास्तविक भाग शून्य होता है, उसे शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। बंद